ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि आज मुझे अपनी एक किताब बजरंग चोला पर आपसे इस तरह रूबरू होने का अवसर मिला है। मैं अमलतास के प्रति कृतज्ञ हूँ, अमलतास के संयोजक श्री विशाल जी पांडे के प्रति कृतज्ञ हूँ कि उन्होंने इस किताब पर बात करने के लिए ये मंच उपलब्ध करवाया। ये किताब 2015 में प्रकाशित हुई और मेरे लिए प्रसन्नकारी बात यह है कि ये किताब अनदेखी नहीं गई। मित्रों ने इस पर बातचीत की, मित्रों ने इस पर प्रतिक्रियाएं की, कई पत्र पत्रिकाओं में इसकी समीक्षाएं छपी, इसकी स्थापनाओं को लेकर विवाद हुआ। ये अलग बात है कि सारी प्रतिक्रियाएं सकारात्मक नहीं थी, होनी भी नहीं चाहिए। कुछ नकारात्मक प्रतिक्रियाएं भी थी। मैं एक शोधार्थी हूँ और अपने गलत होने की गुंजाइश हमेशा रखता हूँ और अभी भी ये संभावना है कि कोई नए तथ्य सामने आए और नए सिरे से इस पर कोई बातचीत हो। मैं इस किताब पर बात करने से पहले सबसे पहले ये किताब आपको दिखाना चाहता हूँ। ये वाणी प्रकाशन से प्रकाशित हुई है 2015 में और इस किताब की खास बात यह कि केवल ये किताब मीरा के कविता पर एकाग्र नहीं है। मूलतः ये किताब मीरा के जीवन और समाज पर एकाग्र। मीरा का जीवन बहुत अद्भुत है और मीरा की एक पंक्ति है, मैं तो चलूंगी चाल अपूठी। अपूठी कहते हैं विमुख। इसलिए जो 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 मीरा का जीवन है वो सारा का सारा विमुख गति जीवन है। इसलिए मीरा को समझना और मीरा की कोई पहचान करना थोड़ा मुश्किल काम है। हमारे यहाँ मीरा पर बहुत सारा काम हुआ है इससे पहले। आधारभूत बहुत सारा अच्छा काम भी हुआ है, लेकिन वो सारा काम मीरा की रचनाओं के संकलन तक सीमित काम है। मैंने कोशिश की है कि मीरा के जीवन और समाज को, उनकी जीवन यात्रा को उसके समाज के बीच में रखकर, उनके अपने समाज के बीच में रखकर समझा जाए। आज की ये बातचीत मैं कोशिश करूंगा कि 3 छोटे छोटे भागों में विभक्त हो। सबसे पहले मैं ये पुस्तक किन संकल्पों और विश्वासों के आधार पर लिखी गई उस पर बात करूंगा। फिर दूसरी बार मैं उन भ्रांतियों पर बात करूंगा थोड़ी देर के लिए जो मीरा के संबंध में प्रचलित है। और तीसरे भाग में मैं उन प्रतिक्रियाओं की चर्चा करूंगा जो मेरे इस किताब पर विभिन्न मित्रों ने समीक्षाओं के माध्यम से, संवाद के माध्यम से रखी। सबसे पहले मैं उन संकल्पों की चर्चा करना चाहता हूं जो मैंने इस किताब लिखने से पहले लिए। उन संकल्पों की जिन संकल्पों के साथ ये यात्रा शुरू हुई, सबसे पहले मैं उनकी चर्चा करना चाहूंगा। मीरा के बहुत सारे रूप प्रचलित हैं। सबसे लोकप्रिय रूप उसका संत भक्त का रूप है। हमारे यहाँ हमारे संचार माध्यमों में, हमारी पाठ्य पुस्तकों में, हमारी दूसरे सारे साहित्य में, लोकप्रिय साहित्य में वो एक संत भक्त के रूप में, एक रहस्यवादी संत भक्त और कवियत्री के रूप में प्रचारित की गई। मैंने कोशिश की कि मीरा की जीवन यात्रा एक मनुष्य स्त्री की जीवन यात्रा भी है और उसके साहित्य में, उसकी कविता में, इतिहास में, धर्माख्यानों में, जनश्रुतियों में इसके संकेत भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। मैंने कोशिश की कि उन संकल्पों को पहचाना जाए। ये ध्यान रखा कि मीरा संत भी है, मीरा भक्त भी है, मीरा विद्रोही भी है, लेकिन उससे पहले वो मनुष्य है। उसके मनुष्य जीवन के अनुभव और संघर्ष को केंद्र में रखकर सारी यात्रा मैंने शुरू ही इस तरह किया उनके जीवन को समझने के लिए।
हिंदी में दो चीजें प्रचलन में हैं हिंदी आलोचना में, खासतौर पर एक तो रूढ़ि और एक रूपक। रूढ़ि यह है कि आप पहले इस संबंध में क्या काम हुआ है उसकी चर्चा करें। रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा, हजार प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा, विश्वनाथ त्रिपाठी ने क्या कहा, ये एक रूढ़ि है। एक रूढ़ि ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने कहा कि मीरा की कविता दाम्पत्य प्रेम की कविता है। एक रूढ़ि यह है कि मीरा की कविता विद्रोह की कविता है। बहुत बाद में हमारे स्त्री विमर्शकारों ने, हमारे वामपंथी मित्रों ने मीरा को इसी तरह समझा देखा। मैंने इस संकल्प के साथ शुरू किया कि मैं किसी रूढ़ि के आधार पर या फिर किसी भी रूप, हर विचारधारा के भी अपने रूपक है, विमर्शों के भी अपने रूपक है। मुझे लगता है अन्याय और उत्पीड़न ये भी एक रूपक है, विद्रोह का भी एक रूपक है जो मध्य वर्ग का सबसे प्रिय रूपक है। मैंने कोशिश की कि किसी रूपक और किसी रूढ़ि में मीरा को समझने की कोशिश नहीं की जानी चाहिए। वो एक स्वतंत्र स्त्री मनुष्य की तरह देखी समझी जानी चाहिए। वो संत भी है, भक्त भी है, विद्रोही भी है, सब है। एक मनुष्य की यात्रा एकांगी यात्रा नहीं होती, एकायामी यात्रा नहीं होती। जीवन के सभी रूप, सभी सुख दुख, सभी हर्ष उल्लास, सभी उसके जीवन में होते हैं, थोड़े थोड़े। मैंने कोशिश की कि एक मनुष्य की तरह मीरा को अच्छी तरह से देखा और समझा जाए। एक और काम जो जिस संकल्प को, जिस विश्वास और धारणा को आपके साथ साझा करना चाहूंगा वो ये है कि मैंने दाखिल खारिज से परहेज किया। दाखिल खारिज से आशय यह है कि हिंदी आलोचना में यह परंपरा है कि जिसको हम स्वीकृति देते हैं, जिसको हम स्वीकार करते हैं, उसको हम पूरी तरह स्वीकार करते हैं, दाखिल करते हैं अपने उस मेरी ये और जिसको हम खारिज करते हैं उसको पूरी तरह से खारिज कर देते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। जो दाखिल करने योग्य है उसमें बहुत कुछ ऐसा भी होता है जिसे खारिज किया जाए, और जिसे हम खारिज कर रहे हैं उसमें भी ऐसा बहुत कुछ होता है जिसे हम दाखिल करें। तो औपनिवेशिक विमर्श में अक्सर ये हम चर्चा करते हैं। जेम्स टोड हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने आरंभिक भारतीय इतिहास, भारतीय परंपरा, भारतीय साहित्य पर काम किया। एक रूढ़ि ये है कि हम उस सबको खारिज कर देते हैं, सबको। उनमें से कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं, जैसे जेम्स टोड है। जेम्स टोड व्यक्ति के रूप में अच्छे हैं, लेकिन उनकी सब चीजें स्वीकार्य नहीं है, सब चीजें मान्य नहीं। मैंने कोशिश की कि सब, किसी भी परंपरा, किसी भी विमर्श में से, किसी भी आलोचना में से ना तो सबको दाखिल किया जाए और न सबको खारिज किया जाए। जो जरूरी है, जो महत्वपूर्ण है और जो आवश्यक है उस सबको शामिल भी किया जाए, और उसी में यदि आपको लगता है कि उसका ये अंश खारिज करने योग्य है तो उसको खारिज भी किया जाए। जैसे मैंने जेम्स टोड इस मीरा को समझने समझाने में, मीरा की पहचान करने में बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और बहुत मनीषी अध्यवसायी व्यक्ति थे। वे राजपूताना में पॉलिटिकल एजेंट थे। उन्होंने बहुत सारा राजपूताना का पहला महत्वपूर्ण आधारभूत इतिहास लिखा। बाद में उन्होंने ट्रेवलॉग लिखा, ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, बहुत अद्भुत किस्म की पुस्तक है। हिंदी में ऐसा अद्भुत ट्रेवलॉग, खासतौर पर भारतीय भूगोल, भारतीय संस्कृति पर लिखा गया हो मुझे स्मरण नहीं। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि संस्कार उनके औपनिवेशिक है, उनको राजस्थान से लगाव बहुत है, लेकिन फिर भी वे यहाँ प्रजातीय श्रेष्ठता का भाव उनमें निरंतर है, और ये प्रजातीय श्रेष्ठता उनकी मीरा की समझ में भी एक कारक, एक निर्णायक तत्व की तरह मौजूद है। तो मैंने टॉड को बहुत कुछ लिया भी है, टॉड को बहुत कुछ खारिज भी किया। A.K. रामानुजन भक्ति साहित्य के बहुत बड़े विद्वान हैं। उनका एक आलेख पढ़ रहा था और उन्होंने कहा था आरंभ में, जो मुझे हमेशा
हमेशा ये किताब लिखते हुए मेरे स्मरण में रहा, मेरी स्मृति और संस्कार में रहा, वो ये कि भक्ति के संबंध में जो कह रहा हूं, मैं जितना जानता उतना ही कह रहा हूं। जिस क्षेत्र का मैं हूं, संबंधित हूं, उसके संबंध में ही कह रहा हूं। जिस समय में मैं हूं, उसके संबंध में ही कह रहा हूं। मुझे लगता है कि हम अपने संत भक्तों को सार्वदेशिक और सार्वकालिक निष्कर्षों से समझना चाहें तो बहुत मुश्किल होगी। हमारे देश में सांस्कृतिक वैविध्य बहुत है, अद्भुत प्रकार का सांस्कृतिक वैविध्य, और ये इस सांस्कृतिक वैविध्य को ध्यान में रखे हुए बिना यदि आप किसी संत भक्त को, खासतौर पर मीरा को समझना चाहेंगे तो नहीं होगा। मीरा एक छोटे से सांस्कृतिक क्षेत्र की, सांस्कृतिक इकाई की पैदाइश है। उसकी समझ, उसकी भाषा, उसके सरोकार, उस सांस्कृतिक इकाई के सरोकार भी है, उस सांस्कृतिक इकाई की भाषा भी है, और वे सरोकार दूसरी सांस्कृतिक इकाइयों से अलग प्रकार के सरोकार भी है। ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। मीरा की कोई समझ बना रहे हैं तो आपको देखना पड़ेगा कि वो अपने उस भूगोल में, अपनी उस सांस्कृतिक इकाई में के बीच में है या नहीं है। हमारे यहाँ मीरा को समझने के लिए भक्ति के सार्वदेशिक और सार्वकालिक निष्कर्ष अपनाए गए। मीरा की भक्ति वैसी भक्ति नहीं है, वो एक सांस्कृतिक इकाई के भीतर उसकी खास सांस्कृतिक जरूरतों से उपजी हुई भक्ति है। उसका विद्रोह भी है तो वो खास सांस्कृतिक इकाई के भीतर से उपजा हुआ विद्रोह है। ये बात बहुत ध्यान में रखी जाने योग्य। और ये किताब लिखते समय, ये किताब बनाते समय मैंने ये बात ध्यान में रखी है। मैंने कोई सार्वदेशिक निष्कर्ष, विमर्शों के भी सार्वदेशिक निष्कर्ष है, बल्कि वो उनके तो सार्वभौमिक निष्कर्ष हैं, उनके सार्वकालिक निष्कर्ष हैं। मैंने इस तरह की विचारधारा के विमर्शों के सार्वभौमिक, सार्वदेशिक और सार्वकालिक निष्कर्षों से संकल्प पूर्वक, आग्रह पूर्वक परहेज किया है। आपको इस किताब में ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं मिलेगा, जैसे पितृसत्ता संबंधी निष्कर्ष, शोषण और उत्पीड़न संबंधी निष्कर्ष, शोषण और अन्याय संबंधी निष्कर्ष, ऐसे किसी निष्कर्ष से मैंने आग्रह पूर्वक परहेज किया। एक खास तौर पर मीरा का समाज बहुत महत्वपूर्ण समाज। मीरा अपने समाज की पैदाइश है, मीरा अपने समाज की देन है। समाज के भीतर से उसका अस्तित्व उसके समाज के भीतर है। वो अपना सारा खाद पानी अपने समाज से लेती। ये बात ध्यान रखने की है। आप यदि उस समाज के संबंध में किसी अपवाद के आधार पर निष्कर्ष निकालते हैं, ये भारतीय हमारा स्वभाव है। मुझे लगता है कि जैसे एक उदाहरण, जैसे स्त्रियों की हैसियत समाज में, हम अक्सर ही मान लेते हैं कि एक स्त्री के साथ हुआ अन्याय और उत्पीड़न हमारे निष्कर्षों का आधार हो जाता है। 99 स्त्रियों के संरक्षण की चिंता, उनके सुरक्षा की चिंता कभी भी हमारे निष्कर्षों का आधार नहीं बनती। मुझे लगता है मीरा के समाज को भी इसी तरह समझा गया। मीरा के समाज को बहुत सहानुभूति पूर्वक ढंग से समझने की जरूरत भी है। ऐसा नहीं है कि मीरा के समाज में अन्याय नहीं होता था, मीरा के समाज में उत्पीड़न होता था, ऐसा निष्कर्ष मैंने नहीं निकाला। लेकिन मीरा के कोई समाज कभी भी पूरी तरह ठहरा हुआ और जड़ नहीं होता, एक गतानुगतिक नहीं होता, एक द्वंद्व, एक निरंतर गतिशीलता हर समाज में होती है। और ये गतिशीलता किसी भी जो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि ये समाज ठहरा हुआ है, जड़ है, वो गलत निष्कर्ष निकालते हैं। कोई समाज निरंतर उसमें स्त्रियों के संरक्षण की चिंता भी होगी, स्त्रियों के साथ अन्याय और उत्पीड़न भी होगा, कभी ये पलड़ा भारी होगा, कभी वो पलड़ा भारी होगा, लेकिन ये द्वंद्व निरंतर समाज में रहेगा। मीरा का समाज भी कुछ इसी तरह का समाज है। आप ध्यान में रखिए कि मीरा के समाज को अपवादों के आधार पर आप समझना चाहेंगे तो मीरा का समाज आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर क्योंकि मीरा अपने समाज की पैदाइश है,
अपने समाज में स्थिर है, वो अपने समाज से उत्पन्न है, इसलिए मीरा भी आपकी समझ में नहीं। एक और बात जो महत्वपूर्ण है, मीरा की कविता के आधार पर, केवल कविता के आधार पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाला जाना चाहिए। मीरा की कविता बहुत समावेशी, उदार और लचीली कविता। जब मैं ये कहता हूं कि मीरा की कविता बहुत समावेशी और लचीली और उदार कविता है, तो इसका आशय यह है कि मीरा की कविता में जोड़ बाकी की गुंजाइश बहुत है, जोड़ बाकी की संभावनाएं बहुत है। मीरा की कविता का कोई लिखित पाठ पुराना, प्राचीन उपलब्ध नहीं, मीरा के समय का तो बिल्कुल उपलब्ध नहीं। मीरा श्रुति परंपरा से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, इसी तरह निरंतर चलती हुई कविता, और ये एक चलती हुई कविता है, गतिशील कविता है, इसलिए इसमें जोड़ बाकी भी निरंतर होती रही है। हमने अपनी भावना, समाज के लोगों ने, स्त्रियों ने, पुरुषों ने, इसके लिखियाओं ने, इसके पाठकर्ताओं ने अपनी भावनाएं इसमें जोड़ दी। मुझे लगता है कि हाँ, अपने सपने, अपनी आकांक्षाएं, अपनी इच्छाएं, सब कुछ मीरा की कविता में शामिल कर दिया गया। मीरा की कविता इसलिए केवल मीरा की नहीं, हमारे लोक समाज की कविता भी है, जीवंत कविता। कभी कभी मीरा की कविता स्मृति में जाती है, स्मृति से लिखित होती है, लिखित से फिर स्मृति में जाती है, और इस क्रम में उसमें बहुत सारी जोड़ बाकी हुई है। इसलिए आप यदि मीरा की कविता के आधार पर, उसके कविता के अंतः साक्ष्यों के आधार पर उसकी जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं, तो आप गलत निष्कर्षों पर पहुंचने की संभावना रहती है आपकी। उसका कारण है, आप यदि ये माने कि मीरा के साथ अन्याय हुआ, या मीरा अपने ससुर से नाराज थी, या मीरा अपनी सास से नाराज थी, मीरा अपने ननद से नाराज थी, दूसरे ही पद में वो आपको गलत सिद्ध कर देगी। एक पद में आप कहेंगे मीरा की कविता दाम्पत्य प्रेम की कविता है, दूसरे ही पद में वो आपको गलत सिद्ध कर देगी। मीरा की कविता मैं इसलिए वैविध्य बहुत है, वो जीवंत कविता, निरंतर गतिशील कविता। इसलिए यदि कविता के आधार पर आप मीरा का जीवन तय कर रहे हैं, मीरा की जीवन की यात्रा तय कर रहे हैं, मीरा के जीवन के संबंध में निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो मत निकालिए। मैं आपको एक उदाहरण देकर ये बात स्पष्ट करता हूं। अक्सर ये कहा जाता है कि मीरा की कविता में राणा शब्द का इस्तेमाल बार बार हुआ। मूरकढ़ सिंहासन राजा, राणा। आप ये स्मरण करिए कि यदि आप मीरा की कविता के आधार पर निष्कर्ष निकाल रहे हैं, तो आप निष्कर्ष निकाल लेंगे कि ये राणा संबोधन उसके पति के लिए, ये उसके पति के लिए ये संबोधन नहीं है। इस तरह के निष्कर्ष बहुत सारे मित्रों ने निकाले, बहुत सारे विद्वानों ने निकाले। ये संबोधन सत्तारूढ़ व्यक्ति के लिए। आप ध्यान में रखिए कि मीरा के पति भी कभी सत्तारूढ़ नहीं हुए, मीरा के पिता भी कभी सत्तारूढ़ नहीं हुए, मीरा के ससुर सत्तारूढ़ हुए, मीरा के 2 देवर सत्तारूढ़ हुए। इसलिए जब तक व्यक्ति सत्तारूढ़ नहीं होता, ये संबोधन उस पर प्रभावी भी नहीं होता। इसलिए मीरा की कविता के आधार पर, केवल कविता के आधार पर, केवल कविता के अंतः साक्ष्यों के आधार पर निष्कर्ष मत निकालिए। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत विनम्रता पूर्वक ये कह रहा हूं कि मीरा की कविता के अंतः साक्ष्यों को इतिहास, जनश्रुति, आख्यान, इन सब के समानांतर रखकर, इन सब से उसको पुष्ट करते हुए उन अंतः साक्ष्यों को मैंने अपनी किताब में रखा है। कोशिश की है कि मैं कोई भी निष्कर्ष केवल मीरा की कविता के आधार पर नहीं निकालता। एक संकल्प और इस किताब में जो आपको दिखाई पड़ेगा, वो है देश भाषा श्रोताओं के प्रति आग्रह।
औपनिवेशिक संस्कार ने हमें अपने देश भाषा स्रोतों से विरत किया, उनसे दूर किया। उनके प्रति हिकारत का, नफरत का भाव हमारे मन में हमेशा रहता। हम उनको उतना प्रामाणिक बतौर साक्ष्य इस्तेमाल नहीं करते जितना इस्लामिक स्रोतों को और औपनिवेशिक स्रोतों को करते हैं। उसमें हम गर्व की भी अनुभूति करते हैं। देश भाषा स्रोतों, मुझे लगता है कि मीरा को समझने के लिए देश भाषा स्रोतों को समझना जरूरी है। मीरा हमारे देश भाषा स्रोतों में, विडंबना यह है मीरा से संबंधित देश भाषा स्रोतों को खारिज कर दिया गया, उनकी चिंता ही नहीं की गई, उनको मिथ्या और मनगढ़ंत मान लिया गया, उनमें अतिमानवीय तत्वों की भरमार मान ली गई। मुझे लगता है मीरा से संबंधित जनश्रुतियों का भी अपना महत्व है। हमारी परंपरा में बहुत सारी चीजें जनश्रुतियों में जीवित रहती। ये जनश्रुतियां हमारे समाज की सांस्कृतिक भाषा है। वो उसी में हमारा समाज अपनी बात कहता है। कई बार हमें लगता है कि ये अतिमानवीय तत्वों की भरमार है, मनगढ़ंत है, मिथ्या है, झूठ है। आरंभ में आधुनिक संस्कार के कारण युक्ति और तर्क का आग्रह इतना सर्वोपरि हो गया कि हमने इन जनश्रुतियों को सिरे से खारिज कर दिया। जनश्रुतियों पर अंधविश्वास की आवश्यकता, अंधविश्वास जरूरी नहीं, लेकिन जनश्रुतियों को बहुत सहानुभूति पूर्वक समझने की जरूरत। मीरा की जीवन यात्रा का, उसके समाज का बहुत कुछ केवल जनश्रुतियों में सुरक्षित है। मीरा से संबंधित जनश्रुतियां बहुत है। मैं एक जनश्रुति का उदाहरण देता हूं। कहा जाता है कि मीरा को जिन्होंने विष दिया, मीरा ने उनको श्राप दिया कि उनकी वंश वृद्धि नहीं होगी। ये एक जनश्रुति लोक समाज में अभी तक प्रचलित है। लेकिन कभी आप कल्पना करिए कि जो लोग मीरा के विरुद्ध एक षड्यंत्र में शामिल थे, उनकी स्मृति सदियों से इस जनश्रुति के माध्यम से चली आ रही। इसलिए जनश्रुतियों को बहुत सहानुभूति पूर्वक ढंग से समझने की जरूरत है। एक मुझे लगता है कि मीरा के समाज को समझना है तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी निर्भरता केवल शास्त्र पर नहीं होनी चाहिए मीरा के समाज को समझने के लिए, बल्कि मीरा की कविता को समझने के लिए भी। भक्ति की एक शास्त्रीय अवधारणा भी है। शास्त्र धीरे धीरे सरलीकृत होकर लोक में जाकर जो रूप धारण करता है वो थोड़ा शास्त्र से अलग भी हो जाता है, उसके एकाधिक रूप हो जाते। मीरा की भक्ति कमी वैसी ही भक्ति है। मीरा का समाज भी हमारी स्मृतियों संहिताओं से अलग हटकर समाज है। उसके लिए शास्त्र, दैनंदिन जीवन में शास्त्र हमारी जीवनचर्या को अनुशासित नहीं करता, हमारी सुविधा, हमारी जरूरतें उसको अनुशासित करती है। हम शास्त्र को सरलीकृत भी करते हैं, शास्त्र से हमारा विचलन भी होता है, और वो सब जो दैनंदिन जीवन में होता है उसको आधार बनाकर ही मीरा को समझा जा सकता है। मीरा का समाज केवल शास्त्र निर्भर, शास्त्र पर एकाग्र समाज नहीं है। वो शास्त्र से अनुशासित भी नहीं होता है, संहिताओं से अनुशासित भी नहीं होता है। वो अपनी जरूरतों, अपनी सुविधाओं, शास्त्र की स्मृति है कई रूपों में वहां पर भी अभी भी रहती है, अपनी जरूरतों, अपनी सांस्कृतिक जरूरतों, अपनी दैनंदिन जरूरतों, अपनी सुविधाओं के आधार पर अनुशासित होता है। इसलिए इन दैनंदिन, मीरा के समाज की दैनंदिन जरूरतों को, उसके दैनंदिन व्यवहार को समझना भी बहुत जरूरी है। मीरा का आचरण, मीरा की जीवन यात्रा कमोबेश इसी तरह की जीवन यात्रा। इस चर्चा के दूसरे खंड में मैं
उन भ्रांतियों की चर्चा करना चाहूँगा जो मीरा के संबंध में प्रचलित है हमारे देश में। देश में क्या, सभी जगह। मीरा को पढ़ते हुए, मीरा को समझते हुए बार बार इन भ्रांतियों से, यदि आप मीरा को एक मनुष्य स्त्री की तरह समझना चाहेंगे, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मीरा भक्त भी है, ये उसके भक्त रूप को खारिज नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन वो भक्त अलग है। मीरा विद्रोही भी है, मीरा कवियत्री भी है, मीरा रहस्यवादी भी है। एक मनुष्य में जो होता है वो मीरा में सब है। इनमें से कोई एक पक्ष मीरा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मीरा एक मनुष्य, मीरा की जीवन यात्रा एक मनुष्य की जीवन यात्रा जो एकायामी यात्रा नहीं है। अक्सर जो मीरा को भक्त समझते हैं, मीरा को संत भक्त समझते हैं, मुझे लगता है कि हाँ, हमारी आदत है, खासतौर पर हम वर्गीकरणों में और खांचों सांचों में समझने की आदत है। तो आप मीरा को सगुण भी नहीं कहेंगे। आप मीरा को उसकी कविता, आप मीरा को यदि सगुण कहेंगे तो दूसरे ही पद में अपने को निर्गुण सिद्ध कर देगी। आप यदि मीरा को निर्गुण कहेंगे तो दूसरे ही क्षण वो आपको वही सिद्ध कर दे, सगुण सिद्ध कर देगी। ये धारणा निराधार है कि मीरा के साथ अन्याय हुआ। मीरा के साथ अन्याय और उत्पीड़न हुआ। मुझे लगता है कि मीरा का बाल्यकाल सुखी था, और मीरा का बाल्यकाल बहुत एक कुटुंब में उसका जीवन व्यतीत हुआ। एक कुटुंब में उसका लालन पालन हुआ। मीरा के पिता का निधन खानवा के युद्ध में हो गया, और उसके बाद उसका लालन पालन दूधा उसे अपने यहाँ ले आए। दूधा के अधीन उसका लालन पालन हुआ, और वीरम देव की बहुत सारी संतानें थी, और कोई उस समय मुझे लगता है कि कोई इस तरह का कोई अंतर विरोध, इस तरह की कोई आंतरिक संघर्ष वगैरह उपलब्ध नहीं थे। विवाह के बाद भी मीरा का जीवन कमोबेश सुखी। मुझे लगता है कि मेवाड़ और मेड़ता के बीच में जिस तरह के कूटनीतिक संबंध हैं, ये मुझे लगता है कि वे बहुत मजबूत और प्रगाढ़ कूटनीतिक संबंध है। मेवाड़ का कोई एक युद्ध अभियान ऐसा नहीं हुआ जिसमें मीरा के परिजन सम्मिलित नहीं हुए। जयमल के बारे में सभी मित्र जानते हैं। इसी तरह मुझे लगता है कि उनके बारे में भी, वीरम देव के बारे में भी सभी लोग जानते हैं। तो मीरा का लालन पालन मुझे लगता है कि बहुत वैवाहिक जीवन और उसका बचपन बहुत सुखी व्यतीत हुआ। मीरा के यहाँ जो अवसाद और दुख की स्थिति है वो शुरू होती है उसके विधवा होने के बाद। मुझे लगता है कि बहुत सारी बातें करनी है, पर आज भी कोई तकनीकी परेशानी है, इसलिए मैं आपसे यही क्षमा याचना करके फिर किसी दिन आगे की बातचीत करूंगा। आप सब मित्रों के प्रति कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरी बातचीत सुनी और बहुत सारी बातें आपसे साझा करने की अनुमति दी। धन्यवाद।